तो अभी हमने ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बारे में जाना। अब हम ये सीखेंगे कि जब 14 डे के बाद ओव्यूलेशन हुआ तो 14 डे के बाद वो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ओवेरी में रखी हुई है जो एलएच के इन्फ्लुएंस में किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर 14 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। तो सीखिए, ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये उसकी ग्रेनुलोसा सेल्स, ये थीका सेल्स, थीका एक्सटर्नल डिसॉल्व हो चुकी है, सेकेंडरी ओसाइट इससे रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच पहले इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल की रिपेयरिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फिर ये बनेगी एक वेल फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। यहां पर आप देखिए कि जब ये फॉलिकल रप्चर हुई तो कुछ पेरिफेरल कैपिलरीज, इस फॉलिकल की पेरिफेरल कैपिलरीज जो हैं वो इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एंटर हो गई और उनसे क्या हुआ, यहाँ पर ब्लीडिंग, यहाँ पर ब्लड निकला कि नहीं। और हम जानते हैं कि बॉडी के इंटरनल टिश्यू में अगर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ जाता है तो दैट इज नॉन एज हेमरेज। तो इसका मतलब यहां पर इन कैपिलरीज के डैमेज होने से ब्लीडिंग हुई है, वो ब्लड किस में कलेक्ट हो गया है, इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल में। तो यहां पर हेमरेज हुआ है, इसलिए हम इस स्टेज को नाम देते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। क्या नाम दिया इसको, कॉर्पस हेमरेजिकम। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो स्टेज है ये अब रिपेयर होकर ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनने वाली है, एक वेल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम या इसी को बोल सकता हूं ब्लड फिल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब क्या होगा कि फाइनली एलएच के इन्फ्लुएंस में रिपेयर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और एक वेल फॉर्म बॉडी बन जाएगी। इस वेल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम में हमें दो तरह की सेल्स नजर आएंगी। एक तो आप ये देखिए जो ब्लैक कलर से सेल बनाई हुई है, कौन सी सेल्स थी ये वही ग्रेन्युलोसा सेल्स है, लेकिन अब मैं इन ग्रेन्युलोसा सेल्स को क्या बोलूंगा, ल्यूटियल सेल्स। इनको ल्यूटियल सेल्स क्यों बोल रहे हैं, एक तो देखिए यहां पर जब ब्लीडिंग हुई थी, जो ब्लड इकट्ठा हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम में, ये ब्लड क्लॉट्स बन गए थे, इनमें हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से यहां पर एक येलो कलर्ड पिगमेंट फॉर्म होता है, दैट इज नॉन एज ल्यूटीन पिगमेंट। वो येलो कलर्ड पिगमेंट क्या कहलाता है, ल्यूटीन पिगमेंट। ये ल्यूटीन पिगमेंट ग्रेनुलोसा सेल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और आफ्टर डिपॉजिशन ऑफ ल्यूटीन पिगमेंट इन ग्रेनुलोसा सेल्स, दीज सेल्स आर नॉन एज ल्यूटियल सेल्स। और साथ ही साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच इन सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे अब इन सेल्स से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये ल्यूटियल सेल्स क्या हैं, बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं किसमें, ल्यूटियल सेल्स में। आफ्टर डिपोजिशन ऑफ ल्यूटीन पिगमेंट इनकी अपीयरेंस कैसी हो चुकी है, येलो कलर्ड, और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करने लगी हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। साथ ही साथ रैंडमली बीच बीच में कुछ थीका सेल्स भी रखी हुई हैं। भाई थीका सेल्स, ये थीका इंटरना वाली सेल्स थी, तो थीका लेयर तो क्या हो गई थी इस रप्चरिंग के टाइम, डैमेज, तो उसकी बहुत सारी सेल्स डैमेज हो गई, डेड हो गई। जो बची कुछ है वो रैंडमली ल्यूटियल सेल्स के बीच में इस तरह से रखी हुई हैं। तो अभी हमारे सामने एक वेल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम है जो दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और उसमें भी मैंने स्टार लगाया प्रोजेस्टेरॉन पे, यानी इस कॉर्पस ल्यूटियम से ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए बिफोर ओव्यूलेशन ओवेरी के अंदर आपने क्या देखा था, एक ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्शरी बनती है, कैसे वहां पर थीका लेयर्स अपीयर होती हैं और थीका लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड होती जाती हैं। तो थीका इंटरनल लेयर से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ था, ईस्ट्रोजन। इसका मतलब 14 डे से पहले जैसे जैसे ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता गया वहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता गया। और अब जैसे जैसे आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे इससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाएगा। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम से थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी रिलीज होगा, लेकिन ये ईस्ट्रोजन उतना नहीं होगा जितना कि ओव्यूलेशन से पहले फॉलिकल से रिलीज हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि 14 डे से पहले ओवरी के अंदर एक डेवलपिंग फॉलिकल थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज हो रहा था, ईस्ट्रोजन। इसलिए 14 डे से पहले बॉडी में कौन से हार्मोन की डोमिनेंस रहेगी, ईस्ट्रोजन की। लेकिन 14 डे के बाद क्या डेवलप हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे कौन सा हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। इसका मतलब यहां 14 डे के बाद अब बॉडी में डोमिनेंस किसकी रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। हालांकि ईस्ट्रोजन अभी भी आ रहा है, लेकिन ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी अब उतनी नहीं आ पाएगी जितनी की ओवेरियन फॉलिकल से बिफोर ओव्यूलेशन आ रही थी, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान थीका लेयर्स क्या हो चुकी है, डैमेज, और साथ ही साथ बची कुची सेल्स का क्या हो चुका है, एलएच के इन्फ्लुएंस में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ईस्ट्रोजन अभी भी आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा है जितना ओव्यूलेशन से पहले आ रहा था। और प्रोजेस्टेरॉन तो खैर आना ही पहली बार लगा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो आएगा ही किससे, ल्यूटियल सेल्स ट्रांसफॉर्म जो हुई है उनसे। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज होंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन। अब मैंने एक और खास बात लिखी है इस कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कि कॉर्पस ल्यूटियम 14 डे के बाद ही फॉर्म होना, डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन फाइनली ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है।
तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन में ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होकर फुल्ली डेवलप हो गई, नहीं, ये फुल्ली डेवलप किस दिन आकर होगी? 22nd डे पे। तो 14 डे के बाद जैसे जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये कॉर्पस ल्यूटियम 22nd डे पर मैक्सिमम हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन साइकिल कौन से दिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम होता है? तो दैट इज 22nd डे। अब 22nd डे पे जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देके एलएच को सप्रेस कर देगा। एलएच को सप्रेस कर देगा कौन? प्रोजेस्टेरोन। थोड़ा सा हमने हार्मोनल रेगुलेशन, मेल हार्मोनल रेगुलेशन में जाना था। जैसे वहां पर क्या था? टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ जाती थी तो टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देके एलएच को कम कर देता था कि नहीं? वही तो नेगेटिव फीडबैक था कि अगर रिजल्ट बढ़े और कॉज को कम कर दे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, ये जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देके एलएच को क्या कर देगा? सप्रेस। तो 22nd डे पर जब कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम हुई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम हुआ, तो ये नेगेटिव फीडबैक देके एलएच को सप्रेस कर देगा। तो क्या होगा? फॉल इन एलएच। और ड्यू टू फॉल इन एलएच क्या होगा भाई? एलएच ही वो हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है, डेवलप करता है, उसे मेंटेन करता है। जब एलएच ही फॉल हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे ऑनवर्ड्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती 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 फाइनली कंप्लीट डीजनरेट होकर क्या बन जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कब की बात है? एट द एंड ऑफ 28th डे। यानी ये डीजनरेशन स्टार्ट कब हो गया? 23rd डे ऑनवर्ड्स ये डीजनरेट होती गई और डीजनरेट होती होती कंप्लीट डीजनरेट कब हो गई? 28 डे के एंड तक आते आते। और इस कंप्लीटली डीजनरेटेड रेमनेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बा मतलब व्हाइट, यानी कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर थी, लेकिन जैसे जैसे ये डीजनरेट होती गई इसका येलो कलर खत्म होता गया। फाइनली जो एक रेमनेंट बॉडी इस कॉर्पस ल्यूटियम की बची है, जो कंप्लीटली डिजनरेट हो चुकी है, वो कैसी कलर की है? व्हाइट कलर की, इसलिए कॉर्पस एल्बिकेंस। और इस कॉर्पस एल्बिकेंस से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब 28th डे पर बॉडी से अचानक सेक्स हार्मोन का विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे थे, लेकिन 28 डे पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गई? कंप्लीटली डिजनरेट। इसलिए वहां बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बिल्कुल नहीं होगा, सेक्स हार्मोन विड्रॉल। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद होगा तो अब नेक्स्ट डे, व्हाट इज द नेक्स्ट डे? 28 डे के बाद कौन सा डे आएगा? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। भाई 28 डे तो इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या है? लास्ट डे है। तो इसके अगला दिन क्या होगा? अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे। तो जैसे 28 डे पे सेक्स हार्मोन विड्रॉल होगा, प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा, तो फर्स्ट डे से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लेयर है वो डीजनरेट होकर, शेड होकर ब्लड के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है, जिसके फर्स्ट डे से यूट्रस से क्या स्टार्ट हो गई है? ब्लीडिंग। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट डे से यूट्रस से जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसका कारण क्या है? डीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर, वो जो ब्लड के साथ बाहर शेड हो रही है। व्हाट इज द कारण? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर? तो दैट इज सिंपली sex hormone withdrawal, progesterone withdrawal. And what is the cause behind progesterone withdrawal? So simply corpus luteum degeneration. What is the cause behind corpus luteum degeneration? That is simply fall in LH. What is the cause of fall in LH? That is negative feedback given by high level of progesterone in 22nd day. What is the cause of high level of progesterone on 22nd day? Simply maximum developed corpus luteum on 22nd day. तो सीधा सा इसको अगर समझा जाए कि 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम डेवलप होकर मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन करेगी। प्रोजेस्टेरोन के मैक्सिमम लेवल की वजह से नेगेटिव फीडबैक के कारण एलएच सप्रेस हो जाएगा। एलएच के कम होते ही 23rd डे ऑनवर्ड्स कॉर्पस ल्यूटियम अनस्टेबल होकर डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगी। 28 डे पे कंप्लीटली डीजनरेट होकर एक रेमनेंट बॉडी बन जाएगी कॉर्पस एल्बिकेंस, जिससे कोई प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, बॉडी से प्रोजेस्टेरोन गायब हो जाएगा, यानी सेक्स हार्मोन विड्रॉल, प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल। और इसी प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल की वजह से नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे का मतलब फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यूट्रस से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गई ब्लीडिंग। लेकिन अब एक बात समझते हैं, ये तो तब की बात है जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी यहां पर जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ फैलोपियन ट्यूब में गया, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बना, और कोई एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट नहीं हुआ। अगर सपोज ये 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हुआ था और इस ओव्यूलेशन की वजह से जो ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में गया था, अगर 14th डे पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता, पहले तो ये बताओ कि ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ये फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन तक रह सकता है? 2 दिन तक, 48 आवर लाइफ स्पैन था। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कब कब है? या तो 14 डे पे फर्टिलाइजेशन है, या 15th पे, या 16th पे।
उसके बाद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक जनरल आइडिया लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है, या तो 14 डे पे स्पर्म आ जाए, या 15 डे पे, या 16 डे पे। तो 14, 15, 16 कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर आकर इंप्लांट होता है, आफ्टर 7 डेज। अगर सपोज 14th डे फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फिर इसका मतलब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इंप्लांट कब होगा, 21st डे। 15 डे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एम्ब्रियो इंप्लांट कब होगा, 22nd डे। 16 डे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एम्ब्रियो इंप्लांट कब होगा, 23rd डे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये है फर्टिलाइजेशन डेज, और ये जो है ये क्या है, ये है इम्प्लांटेशन डेज। 21st से 23rd डे तक इम्प्लांटेशन डे, 14 से 16 तक फर्टिलाइजेशन डेज। अब अगर आप सोचिए कि अगर 21st से 23rd डे के बीच में एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाए, तो क्या अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट डे से इस एंडोमेट्रियल लेयर को डिजनरेट होना चाहिए, शेड होना चाहिए? अगर अब ये एंडोमेट्रियल लेयर डिजनरेट हुई, शेड हुई, तो उसी में तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेड है, तो फिर वो एम्ब्रियो भी डेड हो जाएगा, वो भी शेड हो जाएगा। इसका मतलब अब एंडोमेट्रियल लेयर डिजनरेट या शेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हम चाहते हैं एंडोमेट्रियल लेयर डिजनरेट या शेड ना हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रोजेस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन का विड्रॉल ना हो। फिर उसके लिए जरूरी क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट ना हो। और कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट ना हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि एलएच का फॉल ना हो। लेकिन एलएच का फॉल तो होगा, क्योंकि वो तो रूल है कि जब 22nd डे पे कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम होगी, डेवलप होकर मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोस्टोन सिक्रीट करेगी, और उस मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोस्टोन की वजह से नेगेटिव फीडबैक के कारण एलएच फॉल होगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 21st से 23rd डे के बीच में एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो इंप्लांट हो गया, तो एलएच फॉल होने के बावजूद भी कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगी और लगातार प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती रहेगी, सेक्स हार्मोन विड्रॉल नहीं होगा, और एम्ब्रियो उस एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेड रहेगा और वो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि एम्ब्रियो इंप्लांट हो जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि एलएच के फॉल होने के बावजूद भी वो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं हो रही है? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि 21st से 23rd डे के बीच में जो एम्ब्रियो इंप्लांट होता है, उस एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट सेल से, एम्ब्रियो की कौन सी सेल से, ट्रोफोब्लास्ट सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या रिलीज हो रहा है, HCG। अब एम्ब्रियो किस में इंप्लांटेड है, एंडोमेट्रियम में, मैटरनल टिश्यू में। तो अब जो एम्ब्रियो की सेल से HCG रिलीज हो रहा है, ये HCG मदर की एंडोमेट्रियम में डिफ्यूज होकर मदर के ब्लड में चला जाएगा, और मदर के ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर ये पहुंचेगा ओवरी में। और ये HCG नाम में आ रहा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। LH भी क्या था, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ही तो था, जो कहां से आ रहा था, मदर की एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब वो तो फॉल हो गया, वो LH फॉल क्यों हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। लेकिन LH जैसा काम करने वाला कौन सा हार्मोन आ गया, HCG। तो ये HCG जो एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट सेल से रिलीज होगा, जो LH की तरह काम करता है, ये मदर के ब्लड में डिफ्यूज होकर पहुंच जाएगा और ओवरी तक पहुंच जाएगा। और LH की एब्सेंस में भी ये LH की तरह एक्ट करता हुआ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर लेगा, उसे डिजनरेट नहीं होने देगा, और इस तरह से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल नहीं होगा, एंडोमेट्रियल लेयर शेड नहीं होगी, और उसी एंडोमेट्रियम में रहता हुआ एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, सपोज ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता और इसका फर्टिलाइजेशन ना होता, यानी प्रेगनेंसी नहीं होती, इम्प्लांटेशन नहीं होता एम्ब्रियो का, तो इसका मतलब कोई HCG नहीं आता, और LH तो फॉल होना ही था ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाती है, सेक्स हार्मोन विड्रॉल हो जाता है, और एंडोमेट्रियल लेयर डिजनरेट होकर शेड हो जाती है अलॉन्ग विद ब्लड, यानी ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन अगर इसका फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन हो जाता है 21st से 23rd डे के बीच में, तो ये एम्ब्रियो इसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या रिलीज करता है, HCG। ये HCG मदर के ब्लड में डिफ्यूज होकर पहुंचता, और LH की एब्सेंस में भी LH की तरह एक्ट करता हुआ ये HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर लेता, सेक्स हार्मोन विड्रॉल नहीं होने देता, और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर लेता। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इंप्लांट हो रहा है, वो अपने सर्वाइवल का अरेंजमेंट खुद कर रहा है, क्योंकि वही एम्ब्रियो क्या रिलीज कर रहा है, HCG, जिससे मदर की कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है और प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल नहीं हो रहा है, तभी एंडोमेट्रियल लेयर मेंटेन्ड है, और उसी में रहकर एम्ब्रियो सर्वाइव करेगा, डेवलप होगा। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे हमें जाननी है। चलिए